नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? इसी के साथ शुरुआत करते हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड के फिजिक्स के पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं साक्षी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जो कि पूर्णिया से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के वो सारे पीवाईक्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताइए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है तो वो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से चली थी। प्रकाश की इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसके परावर्तन के दो नियम होता है। क्या होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये होता है आपतित किरण, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, और ये टकरा के जो गई है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो कि इन दोनों को दो भागों में बांटता है, और यहाँ पे बनता है आपतित किरण, जिसको हम आई से सूचित करते हैं, और यहाँ होता है परावर्तित किरण, जिसे आर से सूचित करते हैं। और इसमें एक प्रॉपर्टी होता है कि ये जो आपतित किरण है परावर्तित किरण के बराबर होता है। इसका मतलब कि कोण आई बराबर कोण आर। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी होगा 35 डिग्री, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी होगा 45 डिग्री। इसी से प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण, मतलब कोण आई इजकल टू कोण आर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, बताइए क्या होगा प्रकाश तरंग का उदाहरण है। सबसे पहले ये तो ध्वनि तरंग है नहीं, इसको एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। ये तो परावैंगनी तरंग तो है नहीं। यह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ना सॉलिड, लिक्विड, ना गैस, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात प्रकाश किसी भी माध्यम में चल सकता है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। दर्पण के सामने रखी किसी भी दूरी पर स्थित प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, वो कौन सा होता है? ध्यान से, कौन सा दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा? सीधा का मतलब बोला है तो काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? एक तो समतल में बनता है, अपतल में नहीं, और उत्तल में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल और उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? स्पीड ऑफ लाइट किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? क्या हो जाएगा, कांच तो होगा नहीं, उसमें तो सबसे कम होगा, पानी में भी कम होगा, लोहा में भी नहीं होगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और कितना होता है, ध्यान रखिएगा, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? देखिए, टेढ़ी लाइन का मतलब क्या होता है, जिगजैग लाइन। क्या होता है, जिगजैग लाइन। इसका मतलब है प्रकाश किसी भी दिशा में चल जाना, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, और किसी भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रकाश जो चलती है हमेशा सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तेल लगा हुआ कागज कैसा होता है? तीन चीज होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में चले जाए, जैसे कि कांच हो गया, उसमें प्रकाश की किरण पास कर जाती है। अपारदर्शी होता है, वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण पास नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारभासी। पारभासी वो वस्तु होता है जिसमें प्रकाश का कुछ भाग पेपर के द्वारा अवशोषित हो जाएगा तथा कुछ प्रकाश उसके दूसरे साइड चले जाता है। इसका आंसर होगा पारभासी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? पहला ही क्वेश्चन था, प्रकाश के परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होता है। फिर से एक बार इसको हम देख लेते हैं। ये जो आपतित किरण हुआ, यहाँ पे टकराया, और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में चले गया, और इन दोनों के बीच एक
लाइन होता है इमेजिनरी, और ये होता है कोण आई और कोण होता है आर। तो इसके कितने नियम है? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक का मतलब क्या हुआ? यह हमेशा क्या हो जाएगा? काल्पनिक। तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक। और ध्यान देने वाली बात है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ये हमेशा क्या होगा? अनंत होता है। और समतल दर्पण का जो प्रॉपर्टी होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है कि समतल दर्पण वो होता है उसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक का मतलब कि वो हमेशा काल्पनिक तथा सीधा बनाता है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि प्रतिबिंब दर्पण से जितना आगे बनेगा, वस्तु जितना दर्पण से आगे रहेगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे रहेगा। इसका मतलब कि वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की दूरी किसके बराबर है? प्रतिबिंब की दूरी। और एक इसमें एक अच्छा सा फैक्ट है कि अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो आपका ऊंचाई और दर्पण का ऊंचाई किस रेशियो में होना चाहिए कि ताकि आपका पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में पूरा देख पाए। सपोज कीजिए कि आपका ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो आपको इस प्रतिबिंब को समतल दर्पण में पूरा देखना है तो दर्पण कितने आकार का होना चाहिए? वो होना चाहिए h/2। तो इसका मतलब है कि आप समतल दर्पण जो लेंगे वो कितना होगा? 5 मीटर का या सेंटीमीटर। मतलब अगर हाइट h है तो आपको दर्पण लेना होगा h/2। चलिए ठीक है, इतना ही। इसके बाद देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन क्या है। किस समतल दर्पण का आवर्धन होता है? आवर्धन का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की हाइट, प्रतिबिंब की हाइट को किससे डिवाइड कर देना है? वस्तु की हाइट। और आवर्धन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है उसके बारे में हम लोग कुछ देर में चर्चा करेंगे, वो भी सब एक क्वेश्चन है। अभी बस इतना आप जान लीजिए कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो होता है +1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहीं एक ही ना मार दें, यहाँ ऑप्शन में दोनों दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण पुंज। ठीक है। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी किरणें होती है? किरण पुंज होती है। आप लोग को पता होगा कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं क्या होता है। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज, और एक होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी। समांतर किरण पुंज वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर रेखा में चलती है, उसी को कहते हैं समांतर किरण पुंज। और अभिसारी किरण होती है प्रकाश की किरण विभिन्न दूरी से आ रही एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती है, उसी को कहते हैं अभिसारी। लेकिन जो अपसारी होता है वो एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दूरियों पर फैलती हुई चली जाती है। तो क्या है? ये है समांतर, जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चलती है। यह है अभिसारी, जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है। और तीसरा है अपसारी, जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली। इसलिए सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण कैसा होगा? समांतर किरण पुंज। इसका आंसर बी है। चलिए 11 के बाद 12 आते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए हम लोग बना लेते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? प्रधान अक्ष। इसका पीछे वाला भाग क्या होता है? रंजित क्या हुआ है, लेपित किया जाता है, ताकि प्रकाश की किरण इधर से उधर ना चले। लेंस में क्या होता है कि प्रकाश का जो किरण होता है अगर इससे गया तो दूसरे साइड भी चले जाता है, लेकिन इसमें होता है कि एक साइड पूरा क्या क्या रहता है? लेपित क्या रहता है। और ये पहले क्या है? ये ध्रुव है, ये है फोकस, ये है सी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है फोकस। और ये जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ से आर पूछा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ इक्वल टू r/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कोना कोनी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर गुना 2 इंटू एफ। बिल्कुल सर। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है कैसा बनता है?
वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है, ध्यान रहे, बनाते हैं। अवतल दर्पण है ये, इसका पीछे का साइड क्या है, रंजित क्या, ये है पी है, ये है ऐप है, ये है सी है। ध्यान रहे, अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब इससे इधर बनेगा वो हमेशा रहेगा वास्तविक, लेकिन जब हम इन दोनों के बीच रखते हैं, पी एंड ऐप के बीच रहेगा, वो हमेशा प्रतिबिंब कैसा होगा, क्या है, काल्पनिक। तो इसका आंसर क्या होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, इसका आंसर डी, ठीक है। 14, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक। वास्तविक दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा। और जो काल्पनिक हमेशा होता है वो होता है सीधा। तो यहाँ हमको क्या पूछा है, काल्पनिक, जिसको कहते हैं क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। 14 का ए। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, मतलब माइक्रोस्कोप जो होता है, माइक्रोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि हमको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव को बड़े आकार में देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। 15 का कितना हो जाएगा, डी। चलिए ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। हजामती दर्पण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, हम लोग जो सेविंग करते हैं, सेविंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका अवतल दर्पण होगा। चलिए, अवतल दर्पण का जो यूज होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला होता है कि हजामती, हजामती दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, जो गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, इतना काफ़ी है सोलर कुकर। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दंत विशेषक किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जो हमारा डेंटिस्ट है, डॉक्टर जो हमारे दांत को बड़ा आकार में देखने के लिए किया जाता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी फॉर भालू। यदि किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वो प्रतिबिंब कैसा बना, ध्यान से रहे, आवर्धन में दो प्रकार होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जब भी नेगेटिव का बात करेगा, नेगेटिव टू प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। जब हम नेगेटिव, वास्तविक तथा उल्टा, जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा। तो आवर्धन क्या है, नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक तथा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 18 का ए। चलिए ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण है। देखिए, उत्तल दर्पण क्या है, जिसका पीछे का भाग क्या है, और ये है उत्तल दर्पण, यहाँ है पी, यहाँ है एफ है, और ये है सी। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा। सबसे पहले ये जो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण के फोकस दूरी तो हमको सबसे पहले जानना कि पॉजिटिव होता है, और इसमें फॉर्मूला क्या है, एफ इजकल टू आर बाय 2। तो क्या दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या दिया, आर हमको दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है एफ। एफ क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू आर बाई 2, 32/2, ये कट के कितना हो जाएगा, 16। और ध्यान रहे, हमको यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना है, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसको लगाना है 19 का सी। चलिए ठीक है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है, मतलब जो हम गाड़ी है उसका साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो विभिन्न दूरियों पर जो वस्तु रहता है उसको छोटे आकार में देखने के लिए, ताकि विभिन्न मात्रा उसको हमको क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए दर्पण में। इसलिए विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में होता है, एक साथ दिखाई पड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, वाहनों के साइड मिरर। पश्च दृश्य का मतलब होता है कि साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग, इसका हो जाएगा 20। चलिए ठीक है, 21। नई कार्तीलीय प्रवृत्ति के अनुसार सामने रखी वस्तु को दूरी, देखिए ध्यान से, जब भी दर्पण के सामने हम लोग प्रतिबिंब रखते हैं उसका नेगेटिव लेते हैं कि पॉजिटिव लेते हैं, उसी को बताते हैं। ये है निर्देशांक ज्यामिति में पढ़े होंगे, इधर होता है एक्स एक्सिस
और ये होता है y और ये y एक्सिस। इधर होता है प्लस और ये उधर होता है नेगेटिव। वस्तु दूरी को जब भी हम लोग रखते हैं तो उसको रखते हैं लेफ्ट साइड में। किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड की दूरी जो होता है वो होता है नेगेटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। वस्तु दूरी को हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है, 21 का बी। अब बढ़ते हैं 22 नंबर पे। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके माध्यम से हम अपतल दर्पण, उत्तल दर्पण जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये इधर जो बनता है ये क्या, कौन सा दर्पण है? ये है अपतल दर्पण। और जो इस साइड बनेगा ये है क्या है? उत्तल दर्पण। इसकी फोकस दूरी ये होता है P, यहाँ होता है फोकस और इधर वक्रता। और इधर के जो डिस्टेंस लेते हैं हमेशा लेते हैं नेगेटिव। तो पूछेगा अपतल दर्पण की फोकस दूरी, तो ये हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। इस पे क्वेश्चन है आगे, आप लोग देखिएगा। अपतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इस साइड होता है। इधर का जो डिस्टेंस लेते हैं हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या पूछा है कि किस देश की फोकस दूरी धनात्मक होता है? इसका मतलब कि पॉजिटिव किसका होगा? तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। हम आपको क्वेश्चन के साथ जितना भी ऑप्शन है, एलिमिनेशन है, वो सारा सिखाएंगे, जिससे कि पता चले कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में स्टक ना हो। चलिए, कार के अग्रदीप में वाहनों के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में हमेशा अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह को फोकसित करता है। इसलिए वाहनों के हेडलाइट में हमेशा अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा याद रखिएगा अनंत होता है। 24 का क्या होगा? ए। 25। अपतल दर्पण के सामने रखी वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि वास्तविक तथा समान आकार में बने? वास्तविक पूछा है और पूछा है कि हमें समान आकार में बने, मतलब जिस रेशियो में वस्तु है उसी में प्रतिबिंब बने। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा अपतल दर्पण। ये होता है P, यहाँ है F, यहाँ पे C। याद रखिएगा, जब कभी भी हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पे बनेगा? और वो हमेशा समान साइज का रहेगा, इक्वल साइज का रहेगा और वास्तविक रहेगा। वास्तविक और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक कैसा होता है? सीधा है। तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। 25 का C। 26 क्वेश्चन क्या है? दाढ़ी बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शेविंग के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ध्यान रहे, शेविंग के लिए हम लोग जो ये शेविंग है इसके लिए किसका उपयोग करते हैं? अपतल दर्पण का। 26 का C है। हम लोग 27 पे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? यहाँ उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण ये है आपका, इसके पीछे का भाग क्या है? P है, F है, C है। ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एक जगह से हटा देता है, मतलब कि विचलित कर देता है। यहाँ इसका आएगा तो कहाँ पे होगा? हमेशा क्या बनेगा? काल्पनिक। और काल्पनिक हमेशा सीधा होता है और जो वस्तु होता है वो हमेशा छोटा। तो क्या हो जाएगा? सीधा और छोटा। वो 27 का C। 28। अपतल दर्पण की फोकस दूरी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि अपतल दर्पण की फोकस दूरी जो इस साइड रहता है और इस साइड इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। तो अपतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा? नेगेटिव। 28 का C। चलिए ठीक है। 29। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या होता है? सारा टर्म हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। ये हम लोग बनाए अपतल दर्पण, यहाँ P है, यहाँ F है और C है। इसका पीछे का भाग क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा कि प्रकाश एक से इधर भी आ जाएगा। जैसे कि हम कार के शीशे में देखते हैं कि प्रकाश हम अंदर की ओर झांक लेते हैं। इसमें क्या ऐसा बनाना है कि पीछे हमको ना देखे। ये जो होता है क्या होता है? ध्रुव होता है, जिसको क्या कहते हैं? ये जो परावर्तक सतह इसके बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव। ये होता है फोकस, जो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी। और ये जो वक्रता केंद्र होता है, गोलीय दर्पण जिस गोलाकार भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। तो ये तो फोकस दूरी तो नहीं हो गया। फोकस दूरी क्या होता है? F=R/2। वक्रता त्रिज्या जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र का, ये भी नहीं होगा। प्रधान अक्ष तो ये हो गया, ये जो
प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं, और गोलीय दर्पण का द्वारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। 29 का डी। उसके दर्पण का सूत्र क्या होता है बताइए? दर्पण का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जिसमें कि f क्या होता है आपका? होता है फोकस दूरी। f होता है फोकस दूरी, u होता है वस्तु की दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 30 का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 31 नंबर बढ़ते हैं। अगर किसी की फोकस दूरी धनात्मक दिया है और इससे क्या पूछ रहा है? किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण जब भी फोकस धनात्मक हो तो ये हमेशा उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इधर एक्स एक्सिस है, इधर एक्स डैश, इधर जो भी बनेगा पॉजिटिव होगा और इधर होगा नेगेटिव। और ये कैसा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी पॉजिटिव में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, 30 हो गया। उसके बाद 32, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार नेगेटिव? नेगेटिव फोकस दूरी किसका होगा? अभी इसके बारे में हम लोग बहुत चर्चा करते ये थे कि ये जो आपका अवतल दर्पण है ये किधर है? इस साइड है, और इधर होता है पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। इसका फोकस दूरी हमको क्या पूछा है? नेगेटिव है। ठीक, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। 32 का हो जाएगा बी। चलिए हम लोग 33 पे बढ़ते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? एफ इक्वल टू r/2। हमको क्या दिया हुआ है इसमें? फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। यहाँ से निकल जाएगा r/2। हमको निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो r से क्या होगा? 2 गुना एफ। r बराबर 2 गुना 20, तो क्या हो जाएगा? 40। किस में दिया है? सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। 33 का सी। 33 का सी। आप लोग बढ़ते हैं 34 में। आँख, नाक, कान, गला। देखिए ENT होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये है अवतल दर्पण के उपयोग में। ई होता है आई, जिसको आँख कहते हैं, नोज, टीथ, आँख, नाक, गला आदि को चेक करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। 34 के बाद आते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग आगे हैं लेंस में। क्या है? अवतल लेंस। ध्यान से देखिएगा क्या होता है अवतल लेंस। ये होता है हमारा अवतल लेंस। यहाँ पे प्रधान अक्ष, यहाँ आने वाले प्रकाश की किरणें क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको भी क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस के भी नाम से जाना जाता है। और ये हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि वस्तु जिस साइड रहता है वो प्रतिबिंब भी उस साइड बनाता है। प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। अवतल लेंस क्या होगा? क्या है? अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। और आभासी भी होगा, काल्पनिक बनाता है, और हमेशा प्रतिबिंब इसमें क्या होता है? छोटा। इसमें क्या हो जाएगा? आंसर डी, ये नहीं होगा। चलिए 35 के बाद आते हैं 36। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? ध्यान से देखिएगा। एक पूछा जाता है अभिसारी दर्पण है कि अपसारी, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण पूछा है। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये है पी, ये हो गया एफ, हो गया ये, हो गया सी। यहाँ विभिन्न दूरियों पर आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करता है कि एक जगह पे ऑक्सीट कर देता है। क्या करता है? एक जगह पर ऑक्सीट कर देता है। एक जगह पे फॉक्सिट करने का मतलब वो प्रकाश की किरणों को एक जगह आके मिला देता है, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग दर्पण। और पूछेगा अगर कि उत्तल दर्पण को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा डाइवर्जिंग। क्या हो जाएगा? डाइवर्जिंग। वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैलाता है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? अपसारी। इसका आंसर क्या है? 36 का बी। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक, केवल काल्पनिक पूछा है, लेंस पूछा है? उत्तल लेंस ये हो गया, इसमें वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है। समतल लेंस में भी समतल लेंस के बाद समतल तो दर्पण हम लोग पढ़े हैं, इसमें क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आते हैं 38 में।
1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, 1 एंगस्ट्रॉम ये होता है कि 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 38 का ए। बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रकाश। पूछा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? इसका सारा ऑप्शन एक ही दे दिया, हम लोग का एडिटर का गलती है। चलिए आप लोग बता देते हैं कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है 3 × 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता क्या होता है? लेंस में और फोकस दूरी में क्या क्षमता है उसका दिखाते हैं। पी इक्वल टू होता है 1/f। कब होता है? जब मीटर में दिया रहता है। अगर जब सेंटीमीटर में दिया रहता है तो 100/f कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, तो 100/20 कितना हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 डायप्टर। 40 का सी। किस लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? ध्यान से सुनिएगा, अभिसारी लेंस, अपसारी, अभिसारी नहीं अपसारी है। क्या है? अपसारी। डाइवर्जिंग, प्रकाश की किरणों को कौन डाइवर्ज करता है? वो होता है, इसको हम किस नाम से जाना जाते हैं? अपटल लेंस, क्योंकि आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपटल लेंस। अपसारी पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा? अपटल लेंस। चलिए ठीक। किसी लेंस का आवर्धन क्या होता है? पूछ रहा है कि आवर्धन, इसके लिए क्या होगा कि आवर्धन के लिए हम बता देते हैं। आवर्धन जो होता है एक दर्पण में भी होता है, एक होता है लेंस में। जो दर्पण में जो आवर्धन होता है वो होता है नेगेटिव में। क्या होता है? -v/u। जब भी दर्पण पूछेगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे? -v/u। लेकिन जब लेंस पूछेगा तो उसमें पॉजिटिव में होता है, तो क्या v/u। इसका आंसर क्या हो जाएगा? v/u। 42 का डी। उसके बाद बढ़ते, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? पूछ रहा है कि वायु में जो प्रकाश की चाल होता है और जो वैक्यूम में चाल होता है उससे कम होता है कि ज़्यादा होता है? जो वायु में प्रकाश की चाल होता है निर्वात में प्रकाश की चाल से कम होता है। 43 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? समान होता है, भिन्न होता है, क्या समान होता है कि भिन्न भिन्न होता है? तो इसका आंसर होता है कि प्रकाश की चाल जो होता है भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। इसका क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न होता है, कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग चाल से गति करती है। उसके बाद पूछा तालाब का जल का कम गहराई का प्रतीत होना। तालाब के जल का कम गहराई प्रतीत होना, इसका मतलब है कि क्या होता है? अपवर्तन। चलिए अपवर्तन का आप लोग यूज बताइए कि अपवर्तन का क्या क्या यूज है। सबसे पहले ये जो तारा जो टिमटिमाते हैं, तारों का टिमटिमाना, ये किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन। पानी में जो मछली रहता है उसके गहराई का कम पता चलना, वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और जब हम किसी रॉड या छड़ को किसी बाल्टीन में रखते हैं, बाल्टीन में पानी भरा है, वो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसका मतलब है कि वो अपवर्तन को शो करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन में ल- हाँ, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होता है? लेंस बना लेते हैं हम लोग। ये जो लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है, इधर इसको क्या बोलते हैं? प्रकाशीय केंद्र। इधर होता है F1, इधर होता है 2F1, और ये होता है अनंत। इधर होता है F2 और ये क्या होता है? 2F2। इसमें जो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है। इसका रीजन क्या है? ये जो है पारदर्शी, इधर से जो प्रकाश की किरण आती है ये डायरेक्ट इधर भी चले जाती है, जिसके कारण हमको दर्पण में लेंस में प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ बनता है और विभिन्न दूरियों पर रखने के बाद बनता है। इसका क्या होगा? लेंस में मुख्य फोकस की दूरियाँ 2 होगा। 46 के बाद आते हैं हम लोग 47। अपटल लेंस का आवर्धन, अभी हम लोग आवर्धन के बारे में पूछेगा। दर्पण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एम बराबर माइनस, दर्पण के लिए क्या होता है? एम बराबर -v/u। लेकिन हम लोग को यहाँ पूछ रहा है लेंस, लेंस के लिए क्या होता है? -v/u पॉजिटिव में। 43 की बात बढ़ते हैं हम लोग 48। किस लेंस को अपसारी अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी लेंस का मतलब है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु स्रोत पे आके फॉक्सिट कर दे। देखिए बनाते हैं हम लोग। ये कौन सा लेंस होता है? अब ये उत्तल लेंस, ये विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब एक जगह आके फॉक्सिट कर देता है। क्या करता है? एक जगह पे आके फॉक्सिट कर जाए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग
लेंस, ये क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। 48 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग डायरेक्ट आंसर याद कर लीजिए आप लोग, बार बार पूछता है आपके सेंटअप एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम हो गया, बार बार देखिए 2012 में, 17 में, 21 में, क्या पता 2026 में आए, तो होगा मिट्टी। उसके बाद आते हैं हम लोग, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कम बनता है। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ये है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है कि वास्तविक भी प्रतिबिंब बनाता है और बनाता है आपका काल्पनिक। क्या बनाता है? काल्पनिक। और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनाता है जब, ये हो गया F1, इधर से जितना भी वस्तु इधर रहेगा वो हमेशा क्या बनाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा। लेकिन इसके बाद जो आता है वो हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक। तो क्या होगा? प्रकाशीय केंद्र और लेंस तथा फोकस के बीच, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 के बीच। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोग। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कांच की पट्टिका तो बनाता नहीं है, तो पूछा है वास्तविक। वास्तविक तो कौन बनाता है? कि अवतल लेंस जो है आपका हमेशा, ये जो अवतल लेंस है ये हमेशा क्या करता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उत्तल लेंस बनाता है, लेकिन ये दोनों बनाता है, एक वास्तविक भी बनाता है, एक होता है कि काल्पनिक भी बनाता है। 50 क्वेश्चन हम लोग पहुँच गए, अर्धशतक मार लिए हैं, 50 प्लस हो गया है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सबसे न्यूनतम, सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? निर्वात में। निर्वात में तो सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। और जल में, वायु में, कांच में। इसका आंसर होगा कांच में। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है सबसे कम होती है। 52 का डी। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है, बताते हैं क्या होता है। आवर्धन तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, वस्तु की ऊंचाई, ये होता है हाइट ऑफ इमेज ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग मानते हैं या मीटर में मानेंगे या सेंटीमीटर में, इसको भी मीटर या सेंटीमीटर। ये जो यूनिट होता है आपस में कट जाता है, इसका ऐसा मात्रक नहीं होता, इसलिए क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। 52 का डी। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 में पूछा गया, 15 में, 21 में, 23 में। ये जो होता है अपवर्तनांक, इसका होता है कि साइन आई बटे साइन आर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइन आर बटे आई। ये तो कुछ होता है नहीं है, क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर। 54 के बाद हम लोग पहुँचते हैं 55। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? जब भी पूछे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, उसका भी 2 होता है, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 होते हैं। इसका क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम 2 होते हैं। 55 के बाद हम लोग पहुँचते हैं 56। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक, डायरेक्ट याद रखिएगा, लेंस का जो क्षमता का एसआई मात्रक होता है वो डायप्टर होता है। 56 का क्या हुआ? डी। हीरे का अपवर्तनांक डायरेक्ट याद पूछिएगा, बार बार पूछता है, देखिए 2024-23 में और भी पहले पूछा जा चुका है। इसका जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42। 57 का डी। हम लोग बढ़ते हैं 58। देखिए माध्यम 2 प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम। एक होता है कि विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम में होता है कि प्रकाश की चाल तेजी से गति करती है, और सघन माध्यम क्या होता है कि प्रकाश का चाल वहाँ होता है कम हो जाता है। और जब पूछ रहा है कि प्रकाश की किरण, ये मान के चलिए हवा है, ये है पानी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है? विरल, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल जो होगी अधिक होगा, और पानी में चलना मुश्किल होता है हवा, इसलिए क्या हो जाएगा? सघन। और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, यहाँ पे हम लोग अभिलंब बना लेते हैं, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, तो विरल से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। 58 का 1, 58। उसके बाद आते हैं अच्छा हो रहा है ना सपोज,
धनात्मक फोकस दूरी, धनात्मक फोकस दूरी पूछ रहा है, चिन्हों की फोकस दूरी धनात्मक किसका होगा? ध्यान रहे यहाँ दोनों पूछा है, लेंस है और दर्पण दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, ये होता है लेंस, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है इस साइड, इधर तो पॉजिटिव रहता है। अब वो बना लेते हैं उत्तल दर्पण, ये है हमारा उत्तल दर्पण, ये है फोकस, इधर रहता है फोकस, इधर भी फोकस। तो इसका आंसर आप लोग जल्दीबाजी में उत्तल दर्पण नहीं मार दीजिएगा, इसका उत्तल दर्पण और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों, तो इसका क्या हो जाएगा 59 का 2। मतलब फोकस दूरी पूछे हुए धनात्मक जब भी पूछे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस तथा उत्तल दर्पण दोनों का फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जब बात नेगेटिव की करेंगे हम लोग, किसका करेंगे, तो अवतल दर्पण और क्या होता है, अवतल लेंस, लेंस का जब बात करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव। चलिए ठीक है, इसका आंसर डी। जल्दीबाजी में कोई उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण नहीं मार दीजिएगा। लेंस की फोकस दूरी और पी में क्या संबंध होता है? सबसे पहले तो आप जानिए कि फोकस पी जो होता है 1 बाई क्या होता है फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, इन्वर्सली को क्या कहते हैं, क्षमता। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इधर पी गुना क्या हो जाएगा एफ, देखिए कहीं पे है तो क्या हो जाएगा पी गुना एफ बराबर 1। 60 का क्या हो जाएगा बी। हम लोग आते हैं 61, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं, लेंस पूछा है क्या है, वास्तविक आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये जो आपका है उत्तल लेंस हो जाएगा, देखिए बताते हैं क्या है। ये जो है आपका उत्तल लेंस है, ये है प्रकाशीय केंद्र इधर है F1, इसको ले लेते हैं 2F1, और ये क्या है F2 और ये है 2F2। यहाँ से जो प्रतिबिंब इधर रहेगा वो हमेशा बनाएगा वास्तविक, मतलब प्रतिबिंब इस साइड बनेगा। लेकिन जो यहाँ पे रहेगा वो प्रतिबिंब इसी साइड बनेगा, काल्पनिक। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बना रहा है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। इसका आंसर क्या होगा 61 का ए। उसके बाद आते हैं 62, सामान्य दृष्टि के लिए, वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी। इसका कह रहा है कि हमें अगर किसी वस्तु को हमें सामने से देखना है तो उसका दूरी कितना होना चाहिए, और किसी वस्तु को देखना है तो हम 25 सेंटीमीटर रखें। अगर 25 से अंदर के नज़दीक ला लिए तो हमको नहीं प्रतीत होगा, इसलिए उसका अल्पतम दूरी कितना लिया जाता है 25 सेंटीमीटर। अगर दूर बिंदु लेंगे, दूर बिंदु तो हम लोग कहीं तक भी देख सकते हैं, उसका क्या हो जाएगा अनंत। 62 का है 63, मानव नेत्र पूछ रहा है कि मानव नेत्र हमारा जो आंख है, मनुष्य का जो आंख है वो किसके तरह कार्य करता है। मानव नेत्र जो हमेशा है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, हमेशा उत्तल। 63 का क्या हो जाएगा 160। उसके बाद आते हैं 64, आंख वही है क्वेश्चन कि आंख किसकी तरह व्यवहार करता है, आंख किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की। 64 का बी। हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन है। आंख पुतली के साइज को नियंत्रित कर क्या करता है, ये देखिए आपका क्या है सुंदर सा आंख, इसमें ये क्या है परितारिका, ये है पुतली। ये वाला भाग जो होता है ये आपका होता है श्वेत पटल, और श्वेत पटल की जो ऊपर वाला भाग होता है उसको कहते हैं हम लोग दृष्टि पटल। ये जो भाग है ये होता है परितारिका। क्या होता है परितारिका। जो आँख का जो रंग है, कलर ऑफ जो आई है वो किस पर निर्भर करता है, परितारिका, इसी को कहते हैं आई। किसी का आँख आप लोग देखते होंगे ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ग्रे। ऐश्वर्या राय बच्चन का यही है ब्लू। तो इसका क्या हो जाएगा, पुतली की साइज को नियंत्रित कौन करता है, क्या हो जाएगा परितारिका। 65 का क्या हो जाएगा बी। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु अभी बताए थे क्या होता है, इसका हो जाएगा 66 का डी अनंत। जो निकट बिंदु पूछे तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, दूर पूछे तो क्या हो जाएगा 66 का डी अनंत होता है। चलिए ठीक है आगे, अभी ही बताए थे रंगीन भाग कौन सा होता है कि परितारिका। क्या बताए थे परितारिका। नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो क्या होता है आयरिस परितारिका। किसी का ब्लैक ब्लू ग्राउंड, क्या हो जाएगा इसका 67 का बी परितारिका। उसके बाद आते हैं हम लोग 68, बताइए मानव नेत्र के लिए स्पष्ट, इसका मतलब क्या है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे दिमाग में कितने सेकेंड तक रहता है, उसका क्या हो जाएगा 1/16 सेकेंड तक उसका इमेज हमारे दिमाग में रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/60। चलिए
नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र के सबसे बाहरी वाला भाग जो होता है वहीं पे प्रकाश की किरणों का सबसे अधिक अपवर्तन होता है। वो क्या हो जाएगा? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। 69 का क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद आते हैं हम लोग 70। मानव की आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, मानव में जो प्रकाश की किरणें हमारे आंख में जाती है उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा पुतली होता है। क्या होता है कि जब अधिक प्रकाश आता है तो हमारे आँख की जो पुतली है वो सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, लेकिन जब कम प्रकाश रहता है तो वही पुतली क्या होता है? फैलकर बड़ा हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुतली, प्यूपिल जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए 70 तक हम लोग पहुँच गए हैं। उसके बाद आते हैं आँख के नेत्र की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित कौन करता है? ध्यान से सुनिए, ये मान के चलिए आपका है क्या? इसके ऊपर जो इस तरह का लगा रहता है इसको हम लोग क्या किस नाम से जाने जाते हैं? इसको कहते हैं सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभी पेशियां। इसका क्या आंसर हो जाएगा? नेत्र, आंख के नेत्र की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? सिलियरी मांसपेशियां या पक्षमाभी पेशियां। 71 का क्या हो जाएगा? डी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि हमारा जो आंख है प्रतिबिंब उसका बनता है रेटिना पे, उसी तरह कैमरा के किस भाग में उसका प्रतिबिंब बनता है? उसका क्या हो जाए? डायरेक्ट याद रखिएगा, फिल्म वाले भाग में उसका क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। 72 का सी। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु कितना हो? निकट कितना होता है? निकट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो ये दूर होता है अनंत, तो ये कहाँ है? 25 तथा अनंत। ये हो जाएगा 73 का सी। चलिए ठीक है। जो निकट जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देखी, बताते हैं कि दृष्टि दोष क्या है? ये सारा क्वेश्चन है आता है दृष्टि दोष। ये कितने प्रकार का होता है? ठीक है, दृष्टि दोष जो होता है 3 प्रकार का होता है। निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि आंखें खराब है, निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता है उल्टा। मतलब कि इसमें निकट की वस्तु को क्या होगा? साफ साफ दिखाई देगा, लेकिन दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। क्या होती है? दूर की वस्तु को दिखने में कठिनाई। उसी के निवारण के लिए हम लोग निकट के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो दूर है, दूर दृष्टि दो, मतलब दूर की ही वस्तु को क्या होता है? नहीं, रहने दीजिए। दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है, और इसमें निकट की वस्तु क्या है कि साफ नहीं दिखाई पड़ता है, साफ नहीं दिखा। और इसके निवारण के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस। और ये जरा दृष्टि दोष होता है, अक्सर ये होता है कि बुढ़ापे में होता है, कि जब जिसका एज 60-65 से अबव हो जाता है उसके साथ क्या होता है कि ना ही उसको निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है, ना ही उसको दूर की वस्तु, इसलिए उसको क्या कहता है? जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? ना निकट की वस्तु दिखाई पड़ेगी, ना दूर की वस्तु दिखाई पड़ेगी, तो इसलिए उसके निवारण के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं? द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? द्विफॉक्सी लेंस। उसी को क्या कहते हैं? बाई फोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो क्या पूछा है? निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाया, और उसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष। चलिए, एक दृष्टि क्वेश्चन का दृष्टि दोष का एक क्वेश्चन है, उसी के चक्कर में आपको निकट दृष्टि दोष का भी रिवीजन हो गया, दूर दृष्टि दोष का भी रिवीजन हो गया, जरा दृष्टि दोष का भी हो गया कि निकट दृष्टि दोष होता है क्या? कि जिसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े और दूर का साफ साफ नहीं दिखाई पड़े। और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमेशा हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्टल लेंस का। अब आता है बात दूर दृष्टि दोष। इस पे सारा क्वेश्चन है अभी आगे, इसलिए हम आपको पहली बार है तो बता दे रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ेगी, और उसके निवारण के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात आता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष वो होता है कि ना ही हमको निकट का दिखाई दे पा रहा है, ना ही दूर का दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उसके निवारण के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? द्विफॉक्सी लेंस का। चलिए हो गया। उसके बाद आते हैं 75 नंबर। आप आ गया अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस की बनी द्विफोकस द्वारा संशोधित किया जाता है। वही क्वेश्चन आ गया कि जरा दृष्टि दोष है। क्या है? कि जरा दृष्टि दोष, कि द्विफॉक्सी लेंस होता है। क्या होता है? कि द्विफॉक्सी, इसमें अवतल तथा उत्तल दोनों होता है। समझ लीजिए, ये दर्पण है आपका, ये ऊपर वाला भाग जो होता है अवतल होता है, जो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो ये है उत्तल लेंस।
इसमें क्या पूछा है? अवतल तथा उत्तल दोनों के लिए प्रयोग किया था। इसके लिए क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष। 75 का क्या हो जाएगा? सी। किस लेंस का उपयोग दूर दृष्टि दोष? एक ट्रिक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक होता है निकट और एक होता है दूर। निकट को पढ़िए, इसके उच्चारण में आपको अ की मात्रा आती है, जिसमें नी, अ, कट। इसमें अ से हम लोग याद क्या रखेंगे? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर, इसमें दुर्घऊ की मात्रा आती है। इससे हम लोग याद रखेंगे कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया। यहाँ हम लोग को क्या पूछा है कि दूर दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष के लिए उपयोग किसका किया था? दूर में ही दुर्घऊ का मात्रा है। दूर हो गया ये, इसमें आता है वो, ये तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। 75 का सी। उसके बाद हम लोग आते हैं निकट दृष्टि दोष के निकट। निकट में ही आता है क्या? नी और कॉट। इसी से याद रख लें हमको क्या होगा? अवतल लेंस। इसका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 77 हो गया 78 की ओर। दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति, इसके बारे में हम लोग पूरा अभी चर्चा किए हैं कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु तो दिखाई पड़ता है, लेकिन हमको निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या है? देख सकता है, तो मतलब दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाता। ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद आते हैं 78 79। एक प्रिज्म कितने सतहों से बना होता है? पूछ रहा है हमारे प्रिज्म जो होता है कि सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण जिसे कहते हैं, उसको 7 रंगों में विभक्त कर देती है। ये जो होता है हमारा होता है प्रिज्म। ये 3D फिगर है, जो कि हम लोग को ऐसे तो आगे से नहीं दिख रहा है कि कितना है, लेकिन इसका आंसर होगा 5। होता क्या है कि जब इसमें सूर्य का श्वेत प्रकाश क्या होता है? वाइट लाइट इससे गुजरती है, तो ये विभक्त होकर 7 रंगों 1 2 3 4 5 6 7। इसको याद रखने का ट्रिक है विबग्योर, VIBGYOR। क्या होता है कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विबग्योर। इसका क्या होता है? वायलेट, ये होता है इंडिगो, बी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप प्रकाश के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होगा? तो ये क्या हो जाएगा? वॉयलेट, जिसको कहते हैं हम लोग बैगनी। और पूछेगा किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? वो क्या हो जाएगा? लाल। और इसमें सबसे ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन अगर पूछता है, तो कोई पूछता है किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? जो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, और जो ये बैगनी रंग है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण क्या होता है कि प्रकाश में उपस्थित धूल कण के कारण इसका प्रकीर्णन नहीं के बराबर होता है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि खतरे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। रेलगाड़ी में दूर से ही देखने के लिए कि क्या पता चले कि रेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसलिए गो के साइन में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? रेड लाइट का प्रयोग करते हैं। इसका क्या हो जाएगा? प्रिज्म कितने से क्वेश्चन एक है, उसके एक्सप्लेनेशन में आपको इतना मिल जाएगा कि आप इतना देख लें तो आपका सारा ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। 79 के बाद हम लोग आते हैं स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? अभी यही हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए। ये है स्पेक्ट्रम कि सबसे ज़्यादा झुकाव किस रंग का होता है? क्या था बताओ? बैगनी। क्या हो जाएगा? बैगनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी। बताना आंसर। श्वेत रंग कितने रंगों से मेल से बना होता है? इसीलिए हम पहला ही क्वेश्चन जब स्पेक्ट्रम आया तो उसमें हम चर्चा कर दिए कि प्रिज्म होता है क्या है, जब वर्ण विक्षेपण क्या होता है, कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें पूछा है कितने रंगों से बना होता है, क्या हो जाएगा? 7। क्या हो जाएगा? 7। 81 तक हम लोग पहुंच गए। 71 का क्या हो जाएगा? जी। उसके बाद आते हैं किस रंग का विचलन सबसे न्यूनतम होता है? सबसे कम। जो सबसे ऊपर रहेगा उसका विचलन सबसे कम होगा, तो कौन सा हो जाएगा बताओ? इसका क्या हो जाएगा? 82 का ए। चलिए ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब स्पेक्ट्रम बोले तो विबग्योर प्राप्त करने के लिए अभी किसका प्रयोग किए थे? प्रिज्म का। यही था ना? ये प्रिज्म था। बताओ क्या था ये? श्वेत प्रकाश, सूर्य से आती हुई श्वेत प्रकाश क्या था? टकराया, और ये टकराने के बाद 7 रंगों में 3 4 5 6 7 क्या होता है? VIBGYOR। तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7। इसका आंसर क्या होगा? 83 का डी। बढ़ते हैं हम लोग 84 की ओर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण प्राइमरी कलर क्या है?
इसका याद रखिएगा, आर जी बी। आर से क्या हो जाएगा, रेड, जिसको बोलते हैं हम लोग लाल। जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन, ये क्या बोलते हैं, हरा। बी से क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा, ब्लू, इसको नीला। क्या है, लाल, हरा, ब्लू, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। तो प्राथमिक कलर कौन सा हो जाएगा, इनमें से सभी। श्वेत प्रकाश में पर वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, ये तो का एक्सप्लेनेशन इतना दे दिए कि कभी आप लोग को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई भी बच्चा गलती करके आता है तो फिर सोच लो उसका दिमाग करना बंद है। आकाश का नीला रंग होना किस घटना का उदाहरण है? जब भी हम लोग कभी कलर से संबंधित बात करेंगे, कलर से मतलब कि रंग, कि मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य रक्ताभ दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है, क्यों होता है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जब भी कलर की बात करें, हमेशा आंख बंद करके हम लोग टिक लगाएंगे प्रकीर्णन पे। किस पे लगाएंगे, कलर की बात जब भी आएगा हम लोग किस में लगाएंगे, प्रकीर्णन। 86 की बात बढ़ते हैं, 87। प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसका होता है 380 नैनोमीटर। उसके बाद बढ़ते हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। देखिए, जब क्या होता है, बारिश होती है, स्मॉल प्रकाश की बूंदे, इससे जब सूर्य प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है जल के द्वारा श्वेत प्रकाश का, किसका, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण हमारा जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा रंगीन दिखाई पड़ता है। इसका एक बेरा 88 का क्या हो जाएगा, एक। उसके बाद आते हैं हम लोग 89। श्वेत प्रकाश में किस रंग का प्रिज्म से गुजरने के सबसे कम झुकता है। सबसे कम तो झुकता है, कौन झुकेगा, जो सबसे ऊपर रहेगा। इसका आंसर आंख बंद करके क्या कर दीजिए, लाल। 89 के बाद आते हैं 90। प्रकाश के किस परिघटना के कारण सूर्य सूर्यास्त से 2 मिनट पहले दिखाए। जब भी किसी का एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठाई देना पड़ना या इधर ऊपर नीचे हुआ, वो भी कितना किसका होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। शुरुआत में हम लोग बताए थे वायुमंडलीय अपवर्तन के, तारे का जो टिमटिमाता है, कांच के गिलास में किसी वस्तु को रखते हैं उसका तिरछा दिखाई पड़ना, और जब मछली को पानी में देखा जाता है तो अपने एक्चुअल ऊंचाई से थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़ना, तो क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। 90 का बी। तारे का टिमटिमाना, अभी भी हम लोग चर्चा किए तारे का टिमटिमाना। तारा जो टिमटिमाता है, क्यों टिमटिमाता है, वायुमंडल के अपवर्तन के, कहाँ है, प्रकाश के अपवर्तन। 91 का ए हो जाएगा। चलिए ठीक है। ओजोन परत, जो हमारा ये जो हमारा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, वो जो है कि हमारे वायुमंडल में ओजोन परत है, वही उसके परावैंगनी किरण से क्या करता है, सुरक्षा करता है। ओजोन से आने वाले प्रकाश किससे करता है, परावैंगनी। इसका क्या हो जाएगा, 92 का सी। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा पर जो खड़ा व्यक्ति अंतरिक्ष कैसा प्रतीत, वो उसका आंसर हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला। 93 का सी। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना, तारों का टिमटिमाहट, अभी हम लोग चर्चा की है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद। 94 का डी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, किसी कोलाइडी विलियन में निलंबित कणों में प्रकाश का परिकिरणन को कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रभाव नहीं, किंडल प्रभाव तो कुछ होता है, क्विंटल प्रभाव तो आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे। इसकी क्या हो जाता है, टिंडल प्रभाव। देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना है इसलिए लिए हैं, क्या पता 2000 अभी तक तो पूछा नहीं, क्या 2026 में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। क्या होता है, टिंडल प्रभाव। इसी के साथ हम लोग 95 तक पहुंच गए हैं। हम लोग को शतक मारने में मात्र 4 क्वेश्चन है। तो क्या कीजिए कि आप लोग अपने दोस्त, जितने भी यार दोस्त आपके स्कूल फ्रेंड हैं, उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो जितना रीच दूर दूर तक पहुंचेगा उतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा। इस चैनल पे आपको संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी सारे के लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज चलाया गया है, जो कि 2 क्लास हो चुका है। पहले संस्कृत का हो चुका है, अभी हिंदी का भी, हिंदी ग्रामर का कल हुआ था। आज हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव वो किए हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर में। देखिए होता क्या है कि किसी का एग्जाम, किसी भी एग्जाम का नस अगर पकड़ना है तो उसका PYQ होता है, प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर हम उसके प्रीवियस ईयर पिछले 6-7 साल, 3-4 साल उस पे कमांड बना लेते हैं, उस एग्जाम के नस को अच्छे से पकड़ा जा सकता है। हम लोग वही किए हैं कि क्वेश्चन एक है, उसी के एक्सप्लेनेशन में इतना क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि कम से कम इसका PDF निकाल के आप प्रैक्टिस कर लें, और जो हम बताते हैं क्लास में उसको शॉर्ट नोट्स में किसी तरह बना लें।
तो क्या होगा आपके एग्ज़ाम से पहले बस आप उसी शॉर्ट नोट्स को देख के जाएँगे, तो ऑब्जेक्टिव तो आपका क्या है कि अधिक आ रहा है। पहले के तुलना में क्या था 60% आता था, अभी 100% आ रहा है। तो अगर 60 है तो उसमें हमको 30 ही बनाना। अगर हम ती आधा भी चैप्टर पढ़ के जाएँगे, इसमें इस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया जो कि आप बस इसको कर लेंगे तो इसमें सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और इसके माध्यम से हम वही कर रहे हैं कि क्वेश्चन एक है उसके एक्सप्लेनेशन में इतना दे रहे हैं। अगर मान के चलिए प्रकाश का परावर्तन आ गया तो परावर्तन के बारे में जितना भी चीज़ है, परावर्तन होता क्या है, परावर्तन के कितने नियम है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब इतना जितना है कि आपतित किरण अगर 35 डिग्री हो तो परावर्तन भी 35 होगा। सपोज कहीं आ गया विद्युत धारा, विद्युत धारा होता है क्या, उसका एसआई मात्रक होता है, उसका क्या कहते हैं सीजीएस मात्रक क्या होता है, मतलब हाँ, विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, सारा चीज़ एक बार ही में हम लोग क्या कर लेंगे कवर, कि क्वेश्चन एक सॉल्यूशन एक, हम लोग का टारगेट है कि क्वेश्चन एक रहेगा, उसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग उस चीज़ को पूरा उसका धागा खोल के रख देंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आप बस इसी सीरीज को मेरा करके हम लोगों का जो साक्षी क्लासेस है इसको करके जाते हैं तो आप मोर देन इनफ, इससे ज़रा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन इतना ही मात्रा में किए हैं कि इतना काफ़ी है, इससे ज़रा ज़रूरत भी नहीं है और आप लोगों को करना ही नहीं है 10 क्लास के लेवल तक। चलिए ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी के बारे में हम लोग एक ही क्वेश्चन आया था उसी में चर्चा कर लिए थे कि तरंगदैर्घ्य किस रंग का सबसे अधिक होता है, तो क्या होता है कि प्रकाश के लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक हो गया है। चलिए, एक कूलाम में विद्युत प्रोटॉन कितना होता है, ये दोनों देखिए सेम है, इसका बता देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, इसका ये आंसर लगा लीजिएगा, इसका दोनों लिख दिया, ये बी दोनों हो सकता है 97 के बाद डी। किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रयोग नहीं है, देखिए आमीटर जो होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, वोल्ट मीटर जो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ये जो कुंडली होता है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसका आंसर क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। कहीं आप ऐसा ना पढ़ लें किस उपकरण में पॉजिटिव नेगेटिव चिन्ह होता है, ध्यान है जब भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप ध्यान से पढ़िएगा कि वहाँ नहीं भी दिया रहता, अगर उस चीज़ को नहीं देखें आप इनमें से क्या मार के आ जाएंगे आमीटर या वोल्ट मीटर, जल्दीबाजी में क्या करता है क्वेश्चन आमीटर ही मार के आ जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव वोल्ट मीटर, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं पढ़ना है कि कुंडली में होगा, क्या होगा 98 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ गए हम लोग प्रकाश का जितना भी टॉपिक था, प्रकाश से रिलेटेड कितना टॉपिक था आप दिखा देते हैं कि सबसे पहला था परावर्तन, क्या था परावर्तन, दूसरा वाला था अपवर्तन, उसके बाद आता है क्या है मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, क्या है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, यही है प्रकाश। अब हम लोग आ गए हैं विद्युत धारा की ओर, किसकी ओर आ गए हैं विद्युत धारा की ओर, क्या है इलेक्ट्रिक करंट, बताइए अब पूछ रहा है कि यहाँ से आप आते हैं हम लोग विद्युत धारा की ओर आ गए, विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I = Q/T, यहाँ पे ये क्या होता है, ये I होता है विद्युत धारा और ये जो होता है ये क्या होता है आवेश, और ये होता है समय, और समय को याद रखिएगा हमेशा हम लोग सेकंड में लेंगे, अगर मिनट में दिया रहा था उसका ऐसा मात्रा होता है सेकंड, हमेशा सेकंड में बदलेंगे। तो इसमें हमको क्या क्या दिया, जब भी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा कि आप उसका जो गिवन डाटा दिया हुआ, गिवन दिया हुआ क्या है लिख लेंगे हम लोग, दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ 1 मिनट मतलब समय दिया हुआ, टी दिया हुआ समय दिया, और हम हमेशा बताए हैं कि मिनट को हम क्या करेंगे सेकेंड, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड, उसके बाद कितना प्रवाहित होने में विद्युत धारा का एक मिनट में 100 कूलाम कितना आवेश दिया हुआ है, हमको कितना दिया हुआ है 120 कूलाम, 120 कूलाम, तो विद्युत धारा आई का मान क्या होता है Q/T, क्या है 120/60, यहाँ से क्या होता है 2 हो जाएगा, और आई का ऐसा मात्रक VVI लगा लीजिए, आप लोग के एग्जाम में आता है कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्या होता है एम्पियर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, क्या हो जाएगा एम्पियर। देखिए क्वेश्चन एक है उसके थ्रू हम आपको कितना चीज़ बता दी, विद्युत धारा होता है क्या, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, सब कुछ, और न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको बता दिए, बस आप इस सीरीज को फॉलो कर लीजिए, बस आपके लिए मोर देन इनफ है। बैटरी में किस धारा होता है, देखिए एक होता है
AC, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव करंट। क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। एक होता है DC, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट। और जो बैटरी जो होता है, इसमें हमेशा डिस्ट धारा पड़ता है। चलिए ठीक है, 100 तक तो हम लोग पहुंच गए। इसी के साथ हम लोग शतक पार कर लिए। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, और जितना भी क्वेश्चन है अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो को जितना से हो, जितना अधिक फैला सकते हैं अपने दोस्तों के बीच फैलाइए, और इस चैनल को जितना ग्रो करवा सकते हैं, ये चैनल जितना ग्रो करवाइएगा उतना अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट मिलता जाएगा, वो भी फ्री में, नो कॉस्ट लगने वाला है। और हम लोग क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करेंगे जिससे कि आपका टॉपिक ये रहे, उसके थ्रू जितना भी SI मात्रक, उसका प्रॉपर्टी यूज, जो भी जितना जहान का क्वेश्चन बनता है, और हम लोग क्वेश्चन भी उस तरह से डिजाइन कर रहे हैं। क्वेश्चन एक रहेगा, उसके एक्सप्लेनेशन में सब कुछ फिजिक्स का पूरा धागा खोल के रख देंगे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी तो आपका जैसे फिजिक्स का 100 क्वेश्चन करवाए हैं, उसी तरह आएगा आपका केमिस्ट्री का, और उसी तरह आएगा बायोलॉजी का। और कुछ दिनों में हम लोग स्टार्ट करने हैं मैथ का। मैथ की PYQ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, और उस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि आप उसको बना लीजिए, उसके मोर देन इनफ, उसको कुछ करने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग PYQ को ही उठा के उसका धागा खोल देंगे। अगर 5 साल का किसी भी एग्जाम को PYQ का अगर धागा खोल दिए, तो बिहार बोर्ड का उतना औकात नहीं है कि उससे बाहर चले जाए। ठीक है, आज इसी के लिए इतना रखते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद कर दीजिए।